हेलो स्टूडेंट, आई एम राशिद अली और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टडी अल्फा के यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आज 11th क्लास के लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूं। उससे पहले मैं आपको अपना टाइम टेबल बता देता हूं ताकि आप ये ना सोचें कि मेरी क्लासेस कब आएंगी और आप वेट करते रहें। तो आप मेरा टाइम टेबल नोट कर लें, किस हिसाब से मेरा टाइम टेबल होगा। 11th क्लास के लिए मैं आपके साथ अवेलेबल रहूँगा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे वाले दिन। यानी आपके साथ जो मैं जुड़ूंगा वो किस किस दिन है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे के लिए। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो 12th के स्टूडेंट के लिए जो आपके जान पहचान के हों, आपके दोस्त हों या आपके सीनियर हों, आप उन्हें बता सकते हैं कि मैं 12th क्लास के लिए ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में रहूँगा। इसके अलावा संडे का दिन आपके लिए भी फ्री है और मेरे लिए भी फ्री है। तो संडे के दिन हम बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारे डाउट्स अपने क्लियर करेंगे। तो संडे के दिन डाउट्स क्लासेस होंगी 12th क्लास के लिए, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और सारे की सारी बातें बताऊंगा। अब आप सोचेंगे कि हम तो 11th के हैं, हम कैसे जुड़ेंगे, हमें क्या फायदा होगा। तो संडे के दिन मैं आपके साथ जुड़ूंगा टेलीग्राम के ऊपर। आप मुझे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स, अपनी सारी बातें मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे वे में सारे के सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ और बहुत प्यारे तरीके से आपको ये चैप्टर सिखा दूँ। अब सबसे पहले हम अपनी 11th क्लास का चैप्टर ला रहे हैं अकाउंटिंग क्वेश्चंस, क्योंकि आपके सारे के सारे चैप्टर जो शुरू के होते हैं वो थ्योरिकली होते हैं, आप आसानी से उन्हें समझ भी लेते हैं और खुद पढ़ भी लेते हैं। अब आपका पहला जो चैप्टर आता है वो आता है अकाउंटिंग क्वेश्चंस का। और क्योंकि इससे पहले आपने कभी अकाउंट्स पढ़ी नहीं होती, आपके सामने नया सब्जेक्ट होता है और आप इससे होपलेस हो जाते हैं। अब होपलेस तब होते हैं जब वो चीज समझ में नहीं आती। तो मैं बहुत ही इजी वे में आपके सामने लेकर आया हूँ अपना पहला न्यूमेरिकल का चैप्टर, जो आपकी बुक में सबसे फर्स्ट चैप्टर कहलाता है न्यूमेरिकल्स का, अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशंस इक्वेशंस से आपको पता होगा कि अलग अलग पार्ट्स में इस चीज को तोड़ दिया जाता है, यानी हम हर चीज की इक्वेशंस बना लेते हैं। अब इक्वेशंस के लिए क्या होता है, क्या चीज जरूरी होती है। जब आप किसी भी सामान को खरीदते हैं या किसी भी सामान को बेचते हैं तो उनके दो पहलू होते हैं। एक चीज अगर आपके पास से जा रही होती है तो उसके बदले में एक चीज आपके पास आ रही होती है। अब इस चीज को हम किस वे में लिखें और अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम उसे किस तरह से शॉर्ट आउट करें, या हम कैसे कैसे बताएं कि हमारे पास क्या क्या आया और क्या क्या गया, इन सभी के लिए अकाउंटिंग क्वेश्चन का यूज करा जाता है। आप इसे कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए हम छोटी सी बात लेते हैं एक बार और आप समझिए कि वो क्या चीज होगी। अकाउंटिंग इक्वेशंस, अकाउंटिंग इक्वेशन में जो कंपनी की एसेट्स होती हैं, यानी आपकी फर्म जो है, आपकी कंपनी जो है, उसकी जो एसेट्स होती हैं वो इक्वल टू होती हैं लायबिलिटी और इक्विटी के। अब ये एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी क्या है, इसके लिए आपने पीछे थ्योरी पढ़ी होगी। मैं सोचता हूँ जहां तक जब आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो उसको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशंस, हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशंस है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है ऑफ द अकाउंटिंग, किस चीज के, अकाउंटेंसी के। यानी आपकी अकाउंटिंग जो है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल, यानी आपका मेन बेस है, आप इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं सारी की सारी बातें। जिसके अंदर क्या होता है, एसेट्स इक्वल टू किस किस के होती है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। किस किस के, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपकी जो लायबिलिटी होती है और जो आपकी कैपिटल होती है, आप उसके बराबर इसे रखते हैं। अब आपके मन में डाउट आएगा, यार एसेट्स और लायबिलिटी क्या है। तो एसेट्स का मतलब होता है वो सारी बातें जो आपके पास अपनी चीजें होती हैं, वो सभी चीज एसेट्स कहलाती हैं। लायबिलिटी वो जो आप किसी को पे करते हैं, आप किसी से लोन लेते हैं, किसी से उधार पैसा लेते हैं, या किसी भी तरह का कोई अमाउंट जो आप किसी और को पे करते हैं, वो चीज लायबिलिटी कहलाती है। इसी तरह आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा कैपिटल। कैपिटल का मतलब हो गया कि प्रोपराइटर या ओनर्स जो अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, हम उस पैसे को कैपिटल कहते हैं। अब आप कहोगे भाई ये बात तो हमने पढ़ ली, एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है और कैपिटल क्या है, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन का इससे क्या संबंध है और हम कैसे समझें। तो आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए आपने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए और 1 लाख रुपए लेकर आप बाजार चले गए। आपने कभी मैं इसके लिए कोई सामान खरीद कर ले आता हूँ, आप बाजार जाते हैं, आपको सोचा आपने कि मैं मोबाइल की शॉप कर लेता हूँ। एक शॉप पे पहुंचे, 10-10 हजार वाले या 12-12 हजार वाले आपको मोबाइल पसंद आ गए। आपने उस आदमी से 11 मोबाइल ले ली। अब 11 जब मोबाइल लिए तो आपका बिल बैठा 1,10,000 रुपए का, बिल बैठा 1,10,000 रुपए का, जबकि आपके पास पैसे थे कितने, 1 लाख रुपए। इसका मतलब है कि आपके पास जो पैसे थे, आपकी जो कैपिटल थी, जो आपने पैसा लगाया था, कैपिटल का पैसा, इन्वेस्ट जो आपने पैसा करा था, वो अमाउंट आपके पास थी 1 लाख रुपए की। अब माल बैठा 1,10,000 रुपए का, तो 1,10,000 रुपए की चीजें आपके पास आ जाएंगी। इसका मतलब है आपके पास जो माल आया, यानी एसेट्स, आपके पास जो एसेट्स आई वो कितने की हुई, 1,10,000 रुपए की। अब 10,000 रुपए आपने क्या करे उससे, उधार। आपने कभी मैं ये वाले पैसे 10,000 आपको बाद में दे दूंगा, या 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो मीन्स वो पैसे आपके पेबल हो गए। पेबल का मतलब है वो चीज आपकी क्या कहलाएगी, लायबिलिटी। लायबिलिटी। इस तरह से आपकी जो अमाउंट बैठी वो 1 लाख रुपए तो आपने इन्वेस्ट करे,
10,000 रुपए का आपने कर लिया उधार, तो जो पैसे आपने लगाए वो हो गई कैपिटल, जो पैसे आपने उधार लिए वो चीज क्या हो गई आपकी लायबिलिटी। अब इन दोनों का टोटल एसेट्स के इक्वल टू आता है। अब एसेट्स के इक्वल टू क्यों, यानी कि आपकी शॉप में 1,10,000 का माल होना चाहिए। इस तरह से आप कह सकते हो एसेट्स, यानी कि आपके पास 1,10,000 रुपए का माल है, इक्वल टू लायबिलिटी। लायबिलिटी भी किसी और को पे देने हैं, यानी मुझे 10,000 रुपए किसी और को क्या करने हैं, पे करने हैं। शेयर होल्डर फंड, आपका अपना कितना पैसा लगा हुआ है, 1,00,000। तो हमारी जो बिजनेस की वैल्यू होती है वो हमारे पैसे प्लस अदर सोर्सेज से लिए गए पैसे। अब वो लोन भी हो सकता है, वो पैसा उधार का भी हो सकता है। इन दोनों को मिलाकर आपकी शॉप में या आपके बिजनेस में इतने रुपए का माल होना चाहिए। तो इस तरह ये दोनों इक्वेशंस क्या होती हैं, बराबर। यानी आपकी एसेट्स, जो आपके पास माल है, जिस पर आपका हक है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी आपका गुड्स लग रहा है, वो सब मिलाकर आपके पैसे प्लस अदर सोर्सेज, यानी लायबिलिटी प्लस इक्विटी, जिसे हम शेयर होल्डर फंड कहते हैं, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, उसके बराबर होना चाहिए। तो हमें बस ये इक्वेशंस बतानी है कि अगर मेरे एसेट्स पर कोई इफेक्ट पड़ता तो लायबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इन चीजों को समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पता चला होगा मीनिंग कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल कैसे होती है। तो इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या करते हैं। तो मैंने छोटा सा फॉर्मेट लिया है, इससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा। हमारा जो फॉर्मेट है अकाउंटिंग इक्वेशंस का, सबसे पहला हमारा कॉलम होता है सीरियल नंबर का। आप सीरियल नंबर लिखते हैं क्वेश्चंस के हिसाब से। इसके बाद ट्रांजेक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पर सीरियल नंबर इसीलिए लिखते हैं, यहाँ पर डेट वगैरह नहीं होती। हम इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं करते, हम डे वाइज नहीं करते, हम करते हैं 1 2 3 या ABCD अल्फाबेटिकल। तो यहाँ पर मैं सीरियल नंबर का इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद हम ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब हो जाता है कि आप क्या डीलिंग कर रहे हैं, आप किससे क्या चीज परचेज कर रहे हैं, आप किस आदमी से क्या चीज सेल कर रहे हैं, किसी को पैसे दे रहे हैं या किसी से पैसे ले रहे हैं, वो सारी बातें आपको ट्रांजेक्शन में शो करनी होती है। नेक्स्ट आपका एसेट का कॉलम। एसेट जैसे मैंने भी समझाया, एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी अपनी है, जो जो चीजें आपके पास आ चुकी हैं, वो सारी चीजें आपकी एसेट्स कहलाती हैं। इक्वल टू लायबिलिटी, अगर आप किसी तीसरे पर्सन से कोई चीज लेते हैं, सेकंड पर्सन से कोई चीज लेते हैं, थर्ड पर्सन से कोई चीज लेते हैं, तो वो चीज आपके अलावा जो भी होंगी लायबिलिटी कहलाएंगी। आपका जितना भी पैसा बिजनेस में लगेगा वो सारा का सारा आपका कैपिटल है। सबसे पहली लाइन सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इसके बाद हमारे छोटे 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 से हेड बनते हैं। तो मेन हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेड। यानी आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके हेड क्या बनते हैं। अब हेड क्या चीजें होती है साहब, हेड मेन क्वेश्चंस में हमारे सबसे ज्यादा हेड होते हैं। यानी आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनके लिए कुछ पार्ट्स बनाई जाती हैं, उन्हें छोटे छोटे पार्टों में तोड़ा जाता है ताकि पता चल जाए कि मेरी अमाउंट किस किस चीज में इन्वेस्ट हुई। सबसे पहला पार्ट जैसे कैश हो गया, इसी तरह स्टॉक हो गया, इसी तरह डेप्टर्स हो गए, इसी तरह क्या हो गया, क्रेडिटर्स। जब आप क्वेश्चन में एग्जाम्पल देखते हो तो वहाँ छोटे छोटे से हेड बने हुए होते हैं। आप सोचते हैं क्यों बनना है, कैसे बनना है, इसकी वजह क्या है। तो इनकी वजह होती है, इन सब के पीछे क्या राज होता है, यहाँ पढ़ते हैं साहब। सबसे पहले कैश। हमारा जो कैश का हेड बनता है वो कब बनता है, जब आपके बिजनेस से किसी भी तरह का पैसा पेड करा जाता है या किसी भी तरह का पैसा रिसीव करा जाता है, तो वो अमाउंट यानी कैश पेड और कैश रिसीव पर्पस कुछ भी हो सकता है, इसके लिए हम कैश का यूज करते हैं। यानी हम कैश का हेड खोलते हैं और उसी में से पैसा अगर आएगा और जाएगा तो उसे इंट्रोड्यूस और विड्रॉ करते हैं, यानी कि हम उसे प्लस करते हैं और माइनस करते हैं। नेक्स्ट दूसरा मेरा हेड होता है स्टॉक का। आप किसी भी तरह का गुड्स से मतलब हो गया वो आइटम जो आप बिजनेस के अंदर परचेज करते हैं या सेल करते हैं, या फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड जो आप बेचने के लिए लेते हैं। यानी जिस चीज को हम गुड्स बोलेंगे तो गुड्स की वजह से आपका वो आइटम जो होगा परचेज का होगा और सेल का होगा, वो स्टॉक के अंदर यूज करा जाएगा। आप यहाँ परचेज या सेल नहीं लिखते, आप स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं। स्टॉक वर्ड रिलेटिव होता है परचेज और सेल से, वो भी गुड्स की वजह। थर्ड पॉइंट डेप्टर्स। हम डेप्टर्स का इस्तेमाल कब करते हैं, जब मैं कभी भी कोई उधार में माल सेल करता हूँ। अगर आप उधार में सेल कर रहे होते हैं तो आप उसका इस्तेमाल कैश में तो नहीं कर सकते क्योंकि उधार की चीज है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डेप्टर्स का यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मींस क्रेडिट परचेज। जब आप कोई भी माल उधार में परचेज करेंगे तो कैश से तो रिलेटिव होगा नहीं वो माल, लेकिन आपका किससे रिलेटिव होगा, क्रेडिटर से। यानी कि आपको इस क्वेश्चन के करने के लिए चार बातों का जानना बहुत जरूरी है। बाकी और भी बातें बहुत सारी हैं, हल्के 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 मैं लाता रहूंगा। पहले हम थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं चीज, पहले चार वर्ड इस्तेमाल करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे लेंगे ताकि आप आराम से समझ लेते हैं। मेन बात क्या है कि क्वेश्चन करने के लिए ये चार पॉइंट समझने बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट, आपका हेड खुलेगा कैश का, आपकी कोई भी कैश की रीडिंग होगी तो उससे रिलेटिव होगी। आपका सेकंड हेड खुलेगा स्टॉक का। स्टॉक के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, गुड्स। यानी आपके बिजनेस में अगर क्या है,
गुड्स का यूज होता है, चाहे वो परचेज के लिए हो चाहे वो सेल के लिए हो, तो आप स्टॉक के हेड के अंदर करेंगे। लेकिन अगर गुड्स ना हो तो आप उसका एक सेपरेट नाम ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल परचेज गुड्स, परचेज गुड्स है तो स्टॉक में यूज करा जाएगा। आप कहते हैं परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर में तो गुड्स नहीं आया, तो आप फर्नीचर का इस्तेमाल करेंगे, एक नया हेड बना रहे हैं। वो कहता है परचेज कार, तो कार का हेड बन जाएगा। वो कहता है परचेज फर्नीचर के अलावा मशीनरी, तो मशीन का हेड खुल जाएगा। लेकिन गुड्स होने पर स्टॉक का यूज करा जाएगा। अगर आप क्रेडिट में सेल करते हैं या क्रेडिट में परचेज करते हैं, क्रेडिट मींस गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट। अगर वो उधार में लेता है या किसी आदमी का नाम दिया हो बशर्ते कि कैश ना लिखा हुआ हो, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? क्रेडिटर्स का। अगर आप सेल करेंगे किसी आदमी को, सोल्ड गुड्स टू हरी, सोल्ड गुड्स टू सोहन, सोल्ड गुड्स टू सीमा भाभी, तो आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे साहब? डेप्टर्स का। 4 हेड आपके होंगे। अब क्वेश्चंस में देखते हैं कि हमें कैसे पता चले, किस तरह से पता चले कि हम कौन सा हेड बनाए। तो 4 बातें फिर ध्यान रखिए। कैश में डीलिंग होने पर कैश का, गुड्स का इस्तेमाल होने पर स्टॉक का, क्रेडिट पर सेल है तो डेप्टर्स, और क्रेडिट में परचेज है तो क्रेडिटर्स। इसके लिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ छोटा सा। इससे पहले एक बार फिर दोबारा आपको याद दिला दूं ताकि आप भूल ना जाए। मैं आपसे मिलूंगा किस किस डेज में? 11th क्लास के लिए मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे के दिन, और 12th क्लास के लिए मिलूंगा मैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के दिन। संडे के दिन हमारी डाउट्स क्लासेस होंगी। आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और अपने जो है बातें मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन के साथ आपके पास आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप आराम से समझेंगे, बहुत इत्मीनान से देखिए। हम छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या? कहता है प्रिपेयर कीजिए अकाउंटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मेरा पहला पॉइंट है स्टार्ट बिजनेस विद कैश। जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने पर आपके सामने कौन कौन सी बातें आती हैं? तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक तो मेरे पास आता है कैश, क्योंकि मैं खाली बैठा हूँ। मैंने सोचा जी मुझे अपना बिजनेस चालू करना है, और मैं अपने डैडी से कहता हूँ, मैंने कहा जी मैं अब पढ़ाई पूरी कर चुका हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, आप मुझे पैसा दीजिए, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो आपके पास कैश आएगा। और जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं, जो पैसा हम किस में लगाते हैं? अपने बिजनेस के अंदर, वो अमाउंट हमारी क्या कहलाती है? कैपिटल। इसका मतलब हो गया कि मेरे इसके अंदर 2 हेड बनेंगे। एक तो हेड बनेगा किस चीज का? कैश का। और दूसरा हेड मेरा किस चीज का हो गया? कैपिटल का। ये सारी बातें ड्यूअल कॉन्सेप्ट पर होती हैं। ड्यूअल कॉन्सेप्ट आपने पीछे पढ़ा। ड्यूअल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि एक चीज डेबिट है तो दूसरी चीज क्रेडिट होती है। अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है। तो हर चीज में 2 अकाउंट्स आपको मिलेंगे। एक अकाउंट से तभी काम नहीं होगा, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी अकाउंट्स हो सकते हैं, लेकिन 2 अकाउंट्स तो मस्ट हैं। तो मेरे पास 2 अकाउंट्स आए, एक नाम आया कैश और एक नाम आया इसका कैपिटल। मैंने नेक्स्ट डीलिंग पढ़ी, कहता परचेज गुड्स। अब गुड्स का नाम आ गया मेरा, परचेज गुड्स करा मैंने, और किस में करा? कैश में। इसका मतलब एक तो कैश का अकाउंट हो गया, और गुड्स की वजह से एक अकाउंट जो हो गया किसका हो गया? स्टॉक। यानी अब आपको जो है स्टॉक का हेड खोलना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं पढ़ता हूँ परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। अब मैंने परचेज जो गुड्स करा वो किससे करा? मोहन से। तो परचेज गुड्स करने की वजह से एक तो नाम किसका आ गया? स्टॉक का। अब क्योंकि मैंने मोहन से करा तो मोहन मेरा उधार हो गया, और उधार वालों को हम बोलते हैं क्रेडिटर। यानी कि आपको हेड खोलना पड़ेगा क्रेडिटर्स का एक हेड। 2 हेड आपके यहाँ हो जाते हैं। नेक्स्ट बाउट करा फर्नीचर, आपने फर्नीचर लिया कैश के अंदर, तो आपका एक हेड हो गया कैश, और दूसरा हेड क्योंकि यहाँ पर उसका नाम नहीं है तो आपको नाम किसका निकालना पड़ेगा? फर्नीचर। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर ये देखना कि मेरे किस किस चीज के अकाउंट्स बन पाएंगे। तो मैं उन अकाउंट्सों को 2-2 को टैली कर रहा हूँ। इसी तरह से मेरे पास हो गया सोल्ड गुड्स, आपके पास गुड्स का हो गया कैश का, यानी कि इसके अंदर आपका अकाउंट्स बनेगा कैश, और एक हमारा किसका हो जाएगा? स्टॉक का। आपकी फर्स्ट डीलिंग जो है, फर्स्ट डीलिंग के अंदर आपके पास नाम क्या क्या आ गया? कैश और कैपिटल। यानी कि एक नाम मेरे पास कैश है और एक नाम मेरे पास क्या है? कैपिटल। सेकंड डीलिंग कैश मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, एक नया नाम क्या आ गया? स्टॉक का। थर्ड डीलिंग स्टॉक और क्रेडिटर्स, एक नाम आ गया क्रेडिटर्स का। फोर्थ डीलिंग कैश और फर्नीचर, नया नाम आ गया फर्नीचर का। 5 डीलिंग कैश और स्टॉक मैं ऑलरेडी हेड ले चुका हूं। लास्ट में आता है इसके बाद नंबर, कहता है पेड करी मैंने सैलरी। जब मैं सैलरी पेड करता हूँ कैश के अंदर तो मेरा हेड बनता है कैश। अब क्योंकि इस कंडीशन में कुछ आता तो है नहीं, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे हमारी कैपिटल से माइनस हो जाते हैं, यानी हमारी कैपिटल को डिक्रीज कर देते हैं। तो एक हेड मेरा फिर वो किससे रिलेटेड हो जाएगा? कैपिटल से। कोई भी इनकम हो, कोई भी गेन हो, आपकी कैपिटल को बढ़ा देंगे। कोई भी एक्सपेंसेस हो, कोई भी लॉस हो, आपकी कैपिटल को डिक्रीज कर देंगे।
तो मेरे दो हेड हो गए, एक तो हेड किस चीज का हो गया, कैश का, और एक किसका हेड हो जाएगा, कैपिटल का। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं कैश भी ले चुका हूँ, कैपिटल भी ऊपर आ गए हैं। इस हिसाब से अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे कितने हेड बन जाते हैं। यानी मुझे क्वेश्चन करने से पहले जो बातें ध्यान रखनी है, एक तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, उसमें हेड कौन कौन से आएंगे, एक हेड आएगा कैश, दूसरा हेड मेरा किस चीज का आएगा, स्टॉक का, मैं एसेट साइड में ले रहा हूँ, तीसरा मेरा किस चीज का हो गया, फर्नीचर का। अब आ जाते हैं हम लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी में मेरा किसका बन जाता है, क्रेडिटर्स का, क्योंकि मैंने उधार में माल लिया है। नेक्स्ट मेरा किस चीज का बन जाता है, नंबर 5 का, कैपिटल का। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो मैं ऊपर लिखूंगा एसेट्स, तो एसेट्स में मुझे 3 हेड चाहिए जिनमें मेरी डीलिंग चलेगी, कैश, स्टॉक, फर्नीचर। लायबिलिटी में आऊंगा, उधार वालों का नाम क्रेडिटर्स चलेगा। मैं एसेट्स पर कैपिटल पे आऊंगा तो कैपिटल का नाम कैपिटल है, अब देखते हैं क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे। तो मैं आगे बढ़ गया, आगे बढ़ के मैंने फटाफट क्या करा, सबसे पहले लिखा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखने के बाद मैं लिखी ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में दी थी आप एज इट इज उसे कॉपी कर लेंगे। आपने लिखा स्टार्ट बिजनेस विद कैश इतने रुपए, परचेज गुड्स, सारे की सारी बातें आपने यहाँ लिख ली। अब आपने एसेट्स लिखा नाम, लायबिलिटी नाम लिखा और कैपिटल नाम लिखा। इसी के साथ साथ जब एसेट्स, लायबिलिटी, आपने कैपिटल नाम लिखा तो आपने क्या करा, इसमें ये देखा कि मेरे कौन कौन से हेड है। तो मैंने पीछे हेड देखे थे, कौन कौन से हेड थे मेरे पास, कैश, स्टॉक और फर्नीचर। तो मैंने कैश का, स्टॉक का, फर्नीचर का, ये सारे के सारे हेड अपने आप के ले लिए। एसेट्स में कैश का स्टॉक हेड ले लिया, स्टॉक ले लिया और फर्नीचर ले लिया। लायबिलिटी साइड में मैं क्रेडिट पर आ गया और मैंने किसका हेड ले लिया, क्रेडिटर्स का हेड ले लिया, मेरा क्रेडिटर आ गया वहां पर। कैपिटल मेरे पास है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ बिजनेस। आप ध्यान से देखिए कि इनके इफेक्ट क्या क्या पड़ेंगे, हमारे इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश में, आपने करा स्टार्ट बिजनेस विद कैश, तो आपके पास कैश इंक्रीज होगा, क्योंकि आप बिजनेस जब चालू करोगे तो आपके रेडी आपको पैसे देंगे, तो आपके पास कैश आया और हमने कैश के अंदर 1,20,000 प्लस कर दिया, 1,20,000। अब ये पैसा हमारा, क्योंकि हमने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो यही अमाउंट हमारी क्या कहलाती है, कैपिटल। आपने पढ़ा था जब हम कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसे हमारे कैपिटल के कहलाते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करने पर आपके पास 1,20,000 रहे कैश में, इतना ही पैसा आपका कैपिटल है। नेक्स्ट डीलिंग पढ़ने के बाद क्या इंक्रीजिंग होगी क्या डिक्रीजिंग, आपको वो देखना है। सेकंड डीलिंग, परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स परचेज करा किसमें, कैश में। सबसे फर्स्ट आपके कैश में इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग, जब आप कोई भी चीज खरीद कर लाएंगे तो आप कैश पे करेंगे। पे करने पर आपका कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज। हम 30,000 क्या कर देंगे, डिक्रीज। 30,000 मेरे माइनस हो जाएंगे। 30,000 माइनस तो होंगे, लेकिन उसके बदले में मेरे पास क्या आ जाएगा, गुड्स यानी कि स्टॉक। जब मेरे पास स्टॉक आएगा तो मैं 30,000 रुपीज स्टॉक में क्या कर लूंगा, प्लस। इस तरह से मेरा किसी भी चीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और मेरा नया हिसाब। अब जो मेरी न्यू अकाउंटिंग क्वेश्चन बनेगी, न्यू अकाउंटिंग क्वेश्चंस का मतलब है कि आज की डेट में आपके पास ये डीलिंग करने के बाद क्या क्या बैलेंस रहेगा। 1,20,000 का कैश था, 30,000 रुपए मैंने पे कर दिए। अब मेरे पास कितने रह गए, ₹90,000। मेरे पास स्टॉक जो है वो कितने का है, 30,000 रुपीज का। अगर आप देखें तो 90,000 का स्टॉक है, 90,000 का कैश है, 30,000 का स्टॉक है, और आपकी एज इट इज कैपिटल जो है वो पहले की तरह है, कितने की, 1,20,000 की। इससे पता चला कि पहले मेरे पास कैश कैश होता था, अब जब मैंने बिजनेस आगे बढ़ाया तो मेरे पास कैश भी है और मेरे पास स्टॉक भी है। ये दोनों चीजें मिलकर मेरी किसके बराबर है, कैपिटल के बराबर, यानी दोनों एसेट्स मिलाकर मेरी कैपिटल के बराबर है। मैंने थर्ड डीलिंग देखी, वो कहता परचेज गुड्स। आपने गुड्स परचेज करा, लेकिन किससे कर लिया, मोहन से। जब आप किसी भी आदमी से कोई चीज परचेज करते हैं तो वो चीज उधार की होती है जब तक कि कैश ना लिखा हो। अगर कैश लिखा होता तो आप कैश की मानते हैं, और अगर किसी का नाम दे देता तो आप क्या मानते हैं, वो चीज क्या है, क्रेडिट है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास स्टॉक आया कितने का, 15,000 का। कैश तो गया ही नहीं, क्योंकि कैश पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो उधार की है। लेकिन मैंने प्लस कर लिया स्टॉक के अंदर कितने रुपए, 15,000। 15,000 रुपए मेरे स्टॉक में क्या हो गए, प्लस। अब क्योंकि मैंने ये उधार में लिया था तो मेरा नाम आ गया क्रेडिटर्स का, और मैंने क्रेडिटर्स में 15,000 क्या कर लिए, प्लस। जो चीज मैंने आपको भी पीछे बताई, क्या चीज, कि अगर आप कोई भी चीज क्या करते हैं क्रेडिट में, अगर आप क्रेडिट में कोई चीज लेते हैं तो आपके क्या बनते हैं,
क्रेडिट परचेज, यानी क्रेडिट में परचेज करने पर क्रेडिटर्स बनते हैं और ये हमारे किस में आते हैं, लायबिलिटी में। तो इस वजह से मैंने जो है क्या लिखा, क्रेडिटर्स के अंदर 15,000 लिख दिए। नेक्स्ट फिर दोबारा अकाउंटिंग क्वेश्चंस बनाते हैं। अकाउंटिंग क्वेश्चन का मतलब है कि क्या इफेक्ट पड़ा, कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब आपके पास न्यू अकाउंटिंग क्वेश्चंस। न्यू अकाउंटिंग क्वेश्चंस का मतलब है कि आज की डेट में आपके पास कितना कैश अवेलेबल है या इसके अलावा और कौन कौन सी बातें बची हुई। कैश मेरे पास 90,000 का था, कोई भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं हुआ, तो मेरे पास एज इट इज कैश कितने का है, 90,000 का, पूरा 90,000। अब गुड्स पहले पास मेरे पास था 30,000 का, मैंने 15,000 का यानी 15,000 का और ले लिया। अब मेरे पास न्यू गुड्स जो हो गया वो हो गया 45,000 आपके पास अवेलेबल गुड्स, जिसमें से 15,000 रुपए का आपने उधार माल लिया है और आपकी जो कैपिटल लगी हुई है वो कितने की लगी हुई है, 1,20,000। अब यहां हम देखते हैं अपने इक्वेशंस। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स 90,000 प्लस 45,000, अगर दोनों को हम इंक्लूड करें, जोड़ दें तो 1,35,000 बैठती है एसेट्स। लायबिलिटी 15,000, कैपिटल 1,20,000, अगर हम दोनों को प्लस करें तो टोटल बैठता 1,35,000, यानी कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये क्वेश्चन हमारे लिए। हम आगे बढ़ते हैं। मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग क्वेश्चंस का मतलब है कि आप अगर कोई भी चीज परचेज करें या आप कोई भी चीज सेल करें या आप कोई भी पैसा पे करें या आप कोई भी पैसा रिसीव करें, तो इनके इफेक्ट क्या पड़ेंगे। आपका कैश इंक्रीज होगा तो आप माइनस कर लीजिए, आपका कैश डिक्रीज होगा, आपका कैश इंक्रीज होगा तो प्लस कर लीजिए, और आपका कैश डिक्रीज होगा तो माइनस कर दीजिए, यानी इंक्रीजिंग पर प्लस और डिक्रीजिंग पे माइनस। असल में क्या है, पहली बार कैमरे के सामने आपके साथ हैं तो कभी कभी मुंह से जो दूसरे वर्ड निकल जाते हैं, हम भी होपलेस होते हैं, ऐसी बात नहीं, आप ही होते हैं, हम भी हो जाते हैं होपलेस। तो आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। छोटी छोटी सी गलतियां अगर हो जाए तो इग्नोर कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छी आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत अच्छा आप काम करेंगे। बस ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए साथ बाउट्स फर्नीचर, इस बार हमने फर्नीचर बाउट्स करा है कैश के अंदर, यानी कि आपके पास गुड्स नहीं है। पहले वाली कंडीशन में गुड्स था कैश के अंदर, दूसरी वाली में गुड्स था क्रेडिट उधार के अंदर, तीसरी कंडीशन में लाया हूं मैंने बाउट तो कराया, बाउट मींस परचेज हो गया, आपने खरीदा है फर्नीचर, यहाँ आपका क्या नहीं है, गुड्स नाम नहीं है। तो मैंने पीछे बताया था कि जब गुड्स ना हो तो हम एक सेपरेट नाम लेते हैं, यानी कि मुझे फर्नीचर का एक नाम लेना है, मैंने फर्नीचर का एक नाम अपना हेड खोल रखा है ऑलरेडी। कैश, जब आप फर्नीचर परचेज करेंगे कैश में तो आपका कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो मैंने यहाँ पर डिक्रीज कर दिया 10,000 रुपीज। आपको पता ही है हम डिक्रीजिंग को ब्रैकेट में रख लेते हैं, आप चाहे तो माइनस से निशान लगा लें, कोई क्या कर लेगा, माइनस लगा लीजिए, सर से पूछ लीजिए वो भी कर देंगे, माइनस भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। 10,000 कैश में से क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि आपने परचेज करा कैश में। अब आपके पास फर्नीचर आया तो स्टॉक तो आया नहीं, तो इस कंडीशन में मैं स्टॉक के लिए 0 लिख दिया ताकि यहाँ पर गलती से कोई अमाउंट ना लिख पाए। फर्नीचर के नीचे आ गए। एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी होती है कि आपने ये देखना होता है कि जो हेड है उसी हेड के नीचे अमाउंट आए, प्लस के नीचे प्लस आते चले जाए, उससे क्या होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी जल्दबाजी में, आप आराम से कर लेंगे। अब दोबारा आते हैं, फर्नीचर परचेज करा कैश में, कैश डिक्रीज, फर्नीचर का पैसा इंक्रीज हो गया। अब उधार में तो था नहीं तो क्रेडिटर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ना तो कुछ पैसा आया ना कुछ पैसा गया। इस तरह से फिर मेरी न्यू अकाउंटिंग क्वेश्चन बनती है। न्यू अकाउंटिंग क्वेश्चंस का मतलब आपका सीधा सीधा हो गया कि आज की डेट में आपके पास क्या क्या चीज अवेलेबल है। पहले मेरे पास 90,000 कैश होता था, अब 10,000 का कैश डिक्रीज हो गया, तो आपका कैश जो है कितने का रह गया, वो 80,000 रुपए का कैश आपके पास है। स्टॉक एज इट इज, स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और 45,000 का स्टॉक आपके पास है। अब आपके पास फर्नीचर भी आ गया है, आप सोफा, चेयर या कोई भी चीज परचेज करके ले आए हैं, आपके बिजनेस में 3 चीजें हो गई हैं। आपकी जो कैपिटल है उसके अलावा क्रेडिटर्स के 15,000 रुपए पे कर रहे हैं और आपकी अपनी कैपिटल एज इट इज कितने की है, 1,20,000। अब आपके पास 3 क्लू हो गए हैं, ठीक है जी। आपके पास कैश है, आपके पास स्टॉक भी है, आपके पास फर्नीचर भी है। ये चीज है हमारी, ये क्या चीज है, अकाउंट इक्वेशंस। इक्वेशंस का मीन आप जो अलग अलग पार्ट्स में बताइए कि आपके बिजनेस में है क्या क्या चीज, आपको पता तो चले कि इन चीजों में मेरा पैसा लगा हुआ है, वो सारी चीजें एसेट्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सोल्ड गुड्स। अब आपने क्या करा, माल को बेच दिया और किस में बेचा, कैश में। जब आप कैश में किसी भी माल को बेचेंगे तो आपके पास कैश आएगा, जब कैश आएगा तो कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इंक्रीज होगा तो मैं कैश को क्या कर दूंगा, प्लस। आपने 12,000 रुपए कैश के क्या कर लिए इसमें, प्लस। अब जब आपने माल बेचा है तो आपके पास से गुड्स जो होगा वो डिक्रीज भी होगा, जब गुड्स डिक्रीज होगा तो किस में जाएगा, स्टॉक में। आपने स्टॉक में से क्या कर दिए,
अमाउंट 12,000 माइनस है। आपकी फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, एज इट इज आ गया। आपके लाइबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आपकी कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इस तरह से आपकी एक दोबारा न्यू अकाउंट की क्वेश्चन बनती है। अब न्यू अकाउंट की क्वेश्चन क्या वाली होती है? अब 80,000 में 10,000 प्लस हो गए। अब मेरा कैश अवेलेबल है 92,000 रुपीज का। मेरे पास 45,000 का स्टॉक था, 12,000 का स्टॉक चला गया, तो मेरे पास स्टॉक रह गया 33,000। मेरे पास 10,000 का फर्नीचर एज इट इज है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ना ही क्रेडिटर्स पर कोई इफेक्ट पड़ा है। इसी तरह से मेरे पास एज इट इज क्या है, कैपिटल भी है 1,20,000। मेरी डीलिंग खत्म होती है। मैं नेक्स्ट डीलिंग लेता हूँ एक और। अगली डीलिंग क्या कहती है? कहता पेड सैलरी, आपने सैलरी पे करी, यानी आपके खर्चा हुआ भाई, आपका बिजनेस है तो पैसे भी पे करेंगे आप, और वो भी किसमें दिया? कैश में। यानी पेड करी सैलरी कैश के अंदर। जब आप कैश में सैलरी पे करेंगे तो आपके पास से कैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अब क्योंकि आपने सैलरी दी है तो स्टॉक पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो मैंने स्टॉक में 0 ले लिया। इसी तरह फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि ना तो फर्नीचर परचेज हुआ ना सेल हुआ, ये उधार की डीलिंग भी नहीं है, इसीलिए क्रेडिटर्स पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, अब जब आपके पास ना तो कोई चीज आई ना कोई चीज गई और आपके पास से कैश डिक्रीज हो गया, तो ये आपकी कैपिटल को खत्म कर देगा, यानी कि आपकी कैपिटल को क्या कर देगा? डिक्रीज। तो कभी भी अगर एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी पेड करें, रेंट पेड करें, इंश्योरेंस पेड करें, आप किसी भी पर्पज से कोई ऐसा पैसा देते हैं जिसके बदले में कुछ आता नहीं है, केवल सर्विसेज आपको मिल पाती है, तो इस कंडीशन में हमारा कैश भी कम हो जाता है और हमारी उतने रुपए से क्या कम हो जाती है? कैपिटल। 7,000 रुपए की हमारी कैपिटल क्या हो गई? डिक्रीज। अब आपका न्यू अकाउंट की क्वेश्चन जो बन जाता है, यानी आपका नया हिसाब जो बनेगा वो देखते हैं क्या बनता है हमारा। अब नया अकाउंट की क्वेश्चन जो लास्ट में आया, माइनस करने के बाद आपने 92,000 से 7,000 माइनस कर लिए, तो आपका जो कैश रह गया वो रह गया 85,000 रुपीज का। इसके बाद 33,000 का आपका एज इट इज स्टॉक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। इसी तरह आपका फर्नीचर एज इट इज है 10,000 रुपीज। आपकी जो है 15,000 रुपए के क्रेडिटर्स हैं, एज इट इज हैं उधार के। आपकी जो कैपिटल है वो कैपिटल घटकर कम हो गई है। पहले 1,20,000 लगे थे, अब आपने सैलरी अपने वर्कर्स को दे दी तो आपका पैसा कम हो गया। अभी तो प्रॉफिट तो कुछ हुआ नहीं है, आप केवल दुकान चला रहे हैं, तो 1,20,000 से 7,000 माइनस हो गए और आपकी जो अपने पैसे थे वो रह गए 1,13,000। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। आप एक बार फिर देखिएगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। तो मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, आप उसे फिर देखिए ध्यान से। जब आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो एक के बाद एक हम जब क्वेश्चन देखते रहेंगे तो हमें पता चलता है कि कहाँ इंक्रीज हो रहा है और कहाँ डिक्रीज। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मस्ट बी परफेक्ट। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार क्वेश्चन देखेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे। अब एक बार में तो नहीं हो सकता, फिर भी मैं अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता हूँ। अभी क्वेश्चन बाकी है। जब हम अकाउंटिंग क्वेश्चन बना लेते हैं तो अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाने के बाद हम छोटी सी एक बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में सारी एसेट्स एक साइड लिख दी जाती हैं, लाइबिलिटीज और कैपिटल को दूसरी साइड लिख देते हैं। लाइबिलिटी और एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल का टोटल करते हैं और वो एसेट्स के बराबर आना चाहिए, यानी राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए। तो मैं बैलेंस शीट आपको बाद में समझाऊंगा, बहुत ईजी है, बैलेंस शीट में कुछ नहीं रखा। आप समझ लीजिए कि अगर आपकी अकाउंटिंग क्वेश्चन आ जाती है, आपका ये आंसर निकल कर आ गया, तो बैलेंस शीट तो ओनली कॉपी करनी है। तो हम अपना सारा दिमाग अकाउंटिंग क्वेश्चन पर लगा रहे हैं, आप इस पर लगाइए। अगले लेक्चर के अंदर मैं इसी के साथ साथ आपको बैलेंस शीट सिखाऊंगा। मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप फिर दोबारा से देखिए उस क्वेश्चन से। मेरा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है? वो कहता है कमांड बिजनेस विद कैश। कभी कभी कह देते हैं स्टार्ट बिजनेस विद कैश, बात हुई है। कभी कभी कह देते हैं कमांड बिजनेस आपने चालू करा, बात वही होती है। तो मेरा एक तो बिजनेस का नाम आ गया यानी कैपिटल का, एक नाम किसका कहता है? कैश। नेक्स्ट वो बोलता है परचेज गुड्स का हमने कैश में, नाम गुड्स का आ गया, कैश का आ गया। इसी के साथ उधार भी लेंगे। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में दोनों को अलग अलग दिखाया, परचेज अलग परचेज करी कैश में, उसी के साथ मैंने परचेज क्रेडिट में अलग करी। अब मैंने दोनों को एक साथ जोड़ लिया, एक ही एंट्री के अंदर नकद वाला भी और उधार वाला, यानी कैश भी और क्रेडिट, दोनों ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ, कैश में और क्रेडिट। आपने सेल करी कैश के अंदर, माल बेचा, सोल्ड उसका आपने, माल था 5,000 रुपीज का और बेचा कितने का? 6,000 का। तो थोड़ी सी कंडीशन आगे बढ़ाएंगे आराम से। पहला वाला देखिए क्वेश्चन पहला देखने के बाद उन क्वेश्चनों की दोनों चीजें ऐड कर रहे हैं और हम सेकंड क्वेश्चन बना रहे हैं। रेंट पेड, जैसे हम सैलरी पेड करी ऐसे यहाँ रेंट पेड कर रहे हैं। एक्सपेंसिव है हमारा। कभी कभी हम सैलरी जो ना आउटस्टैंडिंग हो जाती है, हम दे नहीं पाते,
क्या होता है कि 1 तारीख से 30 तारीख हुई, हम फौरन 30 तारीख को पैसे किसी को नहीं देते, हम 2, 4, 5 दिन बढ़ा लेते हैं। ये 5 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को उसकी पेमेंट दी जाती है। वो इसलिए ताकि सिक्योरिटी है और हम उसको 7 दिन के बाद पैसे देते हैं। तो जो पैसे हम बाद में पे करते हैं वो आपको पता है आउटस्टैंडिंग कहलाता है। आपने अकाउंटिंग ट्रस्ट में पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। आउटस्टैंडिंग इज ड्यू, अनपेड, देना बाकी है एरियर्स। आप बहुत से नामों से जानते हैं, आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं, अनपेड कह सकते हैं, एरियर्स कह सकते हैं। ये सारे की सारी बातें इसी की हैं। तो हम क्वेश्चन से लेते हैं। मैंने हेड बना रहा हूँ अपने कौन कौन से। मैंने सबसे पहले लिखा सीरियल नंबर, फिर मैंने लिखा ट्रांजैक्शंस, इसके बाद मेरा नाम आ गया एसिड्स, देन लाइबिलिटीज, आफ्टरवर्ड कैपिटल। मैंने छोटे छोटे से हेड बनाए। मेरा पहला हेड जो है किस चीज़ का है, कैश। मैंने कैश के नाम से पहला हेड लिया, बस कैश। मेरा सेकंड हेड कौन सा होता है, स्टॉक। आप ये मान लीजिए कि कैश और स्टॉक तो मस्ट है, बिना इसके तो वर्क हो ही नहीं सकता। अब आगे की बात है, अगर आप उधार में परचेज करते हैं तो भैया क्रेडिटर्स आना है, और अगर आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग आएगा, और कैपिटल तो अपनी जगह फिक्स हो गया कि कैपिटल का नाम तो आना ही आना है, इससे तो सारा वर्क हमारा चलेगा। तो 2 नाम मस्ट हो गए, कैश, स्टॉक। बाकी जैसे जैसे आते रहेंगे आप अवेलेबल कराते रहिए, नाम छांटते रहिए। डीलिंग स्टार्ट करते हैं। लीजिए साहब, फर्स्ट डीलिंग कमांड बिजनेस। जब भी आप बिजनेस चालू करेंगे तो आपके पास जितने पैसे आए हैं कैश में, उतनी अमाउंट आपकी किस्म आ जाती है कैपिटल, और आप यहाँ से अपना बिजनेस चालू करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सेकेंड डीलिंग, परचेज गुड्स कर आपने कैश में। जब आप कैश में माल परचेज करेंगे तो आपके पास से कैश डिक्रीज होगा और स्टॉक क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्रेडिट, 15,000 का माल आपने उधार लिया, जब उधार लेंगे तो आपके पास क्या होगा, कैश का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन गुड्स आ जाएगा। जब गुड्स आ जाएगा तो आपके पास 15,000 के क्रेडिटर्स भी बन जाएंगे, और अगर मैं दोनों को एक साथ जोड़ूं तो आप कहोगे कि 10,000 का तो कैश में माल गया, तो 10,000 तो कैश के डिक्रीज हुए। अब क्योंकि 10,000 का नकद माल था और 15,000 का था उधार, इस तरह से मेरे स्टॉक के अंदर टोटल जो आया वो 25,000 रुपए का गुड्स आया। 25,000 का गुड्स आया, और क्रेडिटर्स यानी कि उधार वाले जो हो गए वो कितने के हुए, 15,000 के। तो मेरे क्रेडिटर्स में नाम आ गया 15,000 रुपये। 15,000 का मैंने क्रेडिटर्स ले लिया। इस तरह से मेरे पास कैपिटल पर अभी कोई इफेक्ट नहीं। मैं देखता हूँ साहब मेरी अकाउंटिंग क्वेश्चंस क्या बैठती है, और अकाउंटिंग क्वेश्चंस के लिए टोटल करता हूँ। मेरे अकाउंटिंग क्वेश्चन का टोटल पहले 50,000 थे, 10,000 कैश के चले गए, और मेरे पास अब कैश रह गया 40,000। न्यू अकाउंटिंग क्वेश्चंस। आपके पास स्टॉक आ चुका है 25,000 का। इस तरह से आपके पास क्रेडिटर्स जो हैं वो 15,000 के हो चुके हैं, और आपकी जो कैपिटल बिजनेस में लगी है वो कितने की लगी है, 50,000। अगर आप दोनों पर टोटल करना चाहें तो मैच कर सकते हैं। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स 40,000 प्लस 25,000, टोटल हो गया 65,000 का। लायबिलिटी 15,000, कैपिटल 50,000, दोनों का टोटल हो गया 65,000। आगे बढ़ते हैं। कैश में सेल करा आपने, जब आप कैश में माल बेचते हो तो आपके पास कैश इंक्रीज हो जाता है और आपका गुड्स क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो आपने कैश के अंदर क्या कर लिया, 7,000 प्लस, क्योंकि कैश में सेल करें। स्टॉक आपके पास से कितने का चला गया, 7,000, 7,000 का आपके पास से माल चला गया। आपकी क्रेडिटर्स पर कोई इफेक्ट नहीं है, आपकी कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं है। इस तरह से आपकी न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन जो दोबारा से बन जाती है वो क्या बन जाती है, फिर देखते हैं साहब टोटल करने के बाद। अब मेरी न्यू अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या आती है साहब, 40,000 में 7,000 प्लस हो गए। मेरा कैश है इस टाइम 47,000 रुपीज, स्टॉक 25,000 का था, 7,000 का माल मैंने बेच दिया। 25,000 से 7,000 चले गए तो मेरे पास कितना माल लग गया था, 18,000। क्रेडिटर्स एज इट इज है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। कैपिटल एज इट इज है, 50,000 की कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। इस तरह से मेरी इक्वेशन एक खत्म होती है। मैं दूसरी इक्वेशन पर आता हूँ, दूसरी लाइन पर देखता हूँ। सोल्ड गुड्स करा मैंने कॉस्ट थी 5,000 की एट 6,000। इसका मतलब है कि आपने जो माल बेचा 5,000 का माल 6,000 में बेच दिया। अब क्योंकि यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है किसी आदमी का नाम ना क्रेडिट, तो हम ये मान के चले गए कि हमने कैश में माल बेचा। इसका मतलब हुआ कि अगर आपको किसी भी जगह पर पता ना हो, किसी आदमी का नाम ना दे रखा हो, तो वो डीलिंग कैश की मानती है। अगर किसी का नाम दे देता है तो वो डीलिंग आपको उधार की मानती है। तो हम यहाँ मान के चलने के
5,000 का माल 6,000 में कैश में बेचा, तो मेरे पास जो कैश आएगा वो कितना आएगा 6,000। तो मैंने 6,000 रुपये कैश में क्या कर दिए प्लस। अब मेरे पास से माल जो जाएगा वो तो कितने का जाएगा 5,000 का, कॉस्ट तो 5,000 की थी, तो मेरा जो माल था मैंने माइनस कर लिया कितने का 5,000। अगर आप ध्यान से देखो इस चीज़ को, जब आप 5,000 का माल 6,000 में बेच रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा प्रॉफिट, और यही प्रॉफिट हमारे पैसे को बढ़ा देता है। हमारी इनकम जो होती है वो हमारी कैपिटल को इंक्रीज कर देती है। अब आपकी कैपिटल कितने रुपए से इंक्रीज हो गई 1,000, आपका 1,000 रुपये का इंक्रीजिंग हो गया। इफेक्ट तीन साइड का हुए जब अमाउंट में फ्लैक्चुएशन हुआ। 5,000 का माल 6,000 में बेचा, या कितने का माल कितने में बेचेगा, तो दोनों का जो फ्लैक्चुएशन होगा, अगर आपका पैसा इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट आप प्लस कर लेंगे, आपका पैसा डिक्रीज होगा तो आप लॉस कहलाएगा, आपको माइनस हो जाएगा। इस तरह से हमारी न्यू अकाउंट क्वेश्चन दोबारा से क्या बनती है, फिर देखते हैं। देखिए न्यू अकाउंटिंग क्वेश्चन, न्यू अकाउंट क्वेश्चन में 47,000 से 6,000 मैंने माइनस कर दिए, और साथ मेरा पैसा निकल गया 41,000। 18,000 का आपके पास माल था, 5,000 रुपये का माल खत्म हो चुका है। अब आपका जो स्टॉक रह गया है वो कितने का रह गया 13,000 रुपीज। 15,000 इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, एज इट इज 15,000 रुपये है मेरे पास, आप यहाँ जीरो लगा सकते हैं। और कैपिटल मेरी, अब मैं खुशी खुशी हूँ, पहले मेरे 50,000 हुआ करते थे, अब 1,00,000 का इजाफा हो गया, पैसे बढ़ गए, तो 1,000 रुपये इंक्रीज होकर मेरी कैपिटल 51,000 हो गई। मतलब क्या हुआ कि आप कोई माल बेचते हैं तो उसमें प्रॉफिट या लॉस अगर होगा तो वो कैपिटल में इंक्रीजिंग और कैपिटल को डिक्रीजिंग करेगा। कोई एक्सपेंसेस हैं तो डिक्रीजिंग होंगे, कोई इनकम है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्लियर पर आते हैं। जवाब ही नहीं साहब क्वेश्चन का आप देखिएगा, क्या आप बाद में कहेंगे हाँ यह क्वेश्चन दोनों बहुत अच्छे रहे और आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएंगे, आप दोनों क्वेश्चन बहुत प्यारे से करिए और आपकी समझ में सारे आते रहेंगे। रेंट पेड, आपने रेंट पेड कर दिया, जब आप रेंट पेड करते हैं तो आपके पास से कैश क्या हो जाएगा डिक्रीज, 4,000 रुपये का आपके पास से कैश चला। इस कंडीशन के अंदर आपके पास ना तो आपका इफेक्ट स्टॉक पर पड़ा, न ही ये क्रेडिटर्स पर कोई इफेक्ट पड़ा, लेकिन आपकी जो कैपिटल की कुछ ना आने की वजह से वो कैपिटल क्या हो गई, कम हो गई, तो आपके कैपिटल में से ये 4,000 रुपीज क्या हो जाएंगे माइनस, कम हो जाएगी कैपिटल। अब हमारी न्यू अकाउंट की क्वेश्चंस क्या बनेगी साहब, नया हिसाब मेरा जो टोटल निकल कर आया आज की डेट में, इन सभी डीलिंग को करने के बाद क्या निकलेगा, न्यू अकाउंटिंग क्वेश्चंस। 41,000 से 4,000 रुपये माइनस हो गए, 41 से 4,000 माइनस होंगे तो अमाउंट कितने की रह गई 37,000, 37, 38, 39, 40, 41, 37,000 प्लस स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 13,000 रुपये का स्टॉक एज इट इज है। क्रेडिटर्स 15,000 कैपिटल जगह एज इट इज है, किसी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैपिटल, अब मेरी कैपिटल हो गई 4,000 माइनस होने के बाद कितने की के साथ 47,000, 47,000। ठीक है साहब, मेरी लास्ट डीलिंग क्या है, लास्ट डीलिंग पढ़ता हूँ। तथा आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000, जो मेरे वर्कर्स थे उन्हें सैलरी देनी बाकी है 3,000 की, यानी मैंने कैश अभी दिया नहीं है, आउटस्टैंडिंग का मतलब देना बाकी है। कितना कैश रह गया तो देखते हैं 3,000 आउटस्टैंडिंग, कैश पर से कोई भी पैसा नहीं गया, आउटस्टैंडिंग मैंने अभी दिया ही नहीं आपको तो माइनस ही नहीं हो सकता। अब आपको पता है कि एक्सपेंसेस का किसी भी बुक से कोई रिलेशन नहीं होता। तीसरी चीज, आपके जो क्रेडिटर्स थे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन आपकी कैपिटल तो माइनस होगी, आपकी कैपिटल जो है कितने रुपए से 3,000 रुपीज से माइनस हो जाएगी, कम हो जाएंगे पैसे। अब इस कंडीशन में जो पैसे आपने नहीं पे करे उस पैसे को आप क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया, किसी के उधार देने हैं तो आप लायबिलिटी साइड में कॉलम ले लेंगे आउटस्टैंडिंग का, और आउटस्टैंडिंग के अंदर आपका जो है पैसा कितने का प्लस हो जाएगा वो 3,000, यानी 3,000 रुपये इन फ्यूचर पे करने। तो आप कह सकते हो भाई यहाँ लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग की जीरो थी, यहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं था, यहाँ भी आउटस्टैंडिंग का कोई इफेक्ट नहीं था, यहाँ भी कोई नहीं था, इस जगह पे लायबिलिटी नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर आकर 3,000 की आपकी जगह बन गई लायबिलिटी। इस तरह से लायबिलिटी का मीनिंग ये होगा कि इन फ्यूचर हम उस आदमी को पैसे पे करेंगे, तो जो हम उस आदमी को पैसे पे करते हैं तो हम अपने पास लिख के रख लेते हैं कि कितने पैसे उसे देने हैं, और वो पैसा जो हम किसी को बाद में पे करते हैं वो लायबिलिटी है। जैसे कि क्रेडिटर्स, उधार वालों के पैसे देने हैं, मैंने माल खरीदा था। आउटस्टैंडिंग, सैलरी वालों के पैसे पे करने हैं, उधार है, तो ये दोनों चीजें लायबिलिटी कहलाती हैं। न्यू अकाउंट पोजीशन आपकी क्या बनती है,
37,000 आपके पास कैश अवेलेबल है, स्टॉक आपके पास है 13,000 इक्वल टू, ये ध्यान रखिएगा कि इक्वल टू के नीचे इक्वल टू सारा है। आपने कॉपी पर इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिए कि प्लस के नीचे सारे प्लस आने चाहिए, इक्वल टू के नीचे सारे इक्वल टू आने चाहिए, ताकि इक्वेशन से इधर उधर ना हो जाए और कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 15,000 है, दैट इज 3,000 रुपए के आपके पास आउटस्टैंडिंग आ गए, और आपका जो कैपिटल था वो 3,000 और डिक्रीज हो गया, अब वो रह गया कितने का 44,000 का, 44,000 रुपए का आपके पास क्या हो गया, स्टॉक हो गया है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर देख लीजिए, कोई चीज़ तो नहीं है, 2 मिनट के लिए, और ध्यान रखिएगा मेरा हाथ थोड़ा इधर हो रहा है, आपकी कैलकुलेशन इधर उधर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं इधर करूँगा तो मैं रफ कर दूंगा, लेकिन अगर आपने कॉपी पर रफ करा तो टीचर आपको क्लास में रफ कर देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक बार फिर पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, सब देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर करने हैं अकाउंट के क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन आपने देखे अच्छी तरह से, दोबारा क्वेश्चन दोनों को ध्यान से देखिए, ताकि हम तीसरे वाले क्वेश्चन में आपको स्पीड बढ़ा सकें और आप आराम से देख सकें। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन है, मैं थोड़ी सी बातें फिर लेकर आ रहा हूँ। क्या कहता है वो, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। इस बार कैश कितने का है 90,000, और आपका गुड्स कितने का है 20,000 रुपीज़ का। परचेज गुड्स करा आपने किससे, मोहन से। आपने परचेज गुड्स करा किससे, मोहन से, उधार के अंदर। नेक्स्ट आपने क्या करा है साहब, सोल्ड गुड्स करा किससे, सोहन को। अगर हम पहले वाले को चीज को देखते हैं, पहले वाले कंडीशन में, तो पहली वाली कंडीशन में आपको पता चलेगा कि आपके पास कौन सा अकाउंट्स हो गया, एक तो कैश, और दूसरा जो हेड आपका बना वो किसका बन गया, स्टॉक। यानी आपको ये ध्यान रखना कि स्टॉक किस चीज के बन गए। जब आपको स्टॉक की जानकारी हो जाएगी तो आप इजीली प्लस माइनस कर लेंगे। सेकेंड डीलिंग, इस डीलिंग में नया नाम, परचेज गुड्स करा आपने मोहन का, तो स्टॉक का नाम तो आपके पास है ही, एक नया नाम किसका आ गया, मोहन। जब आप किसी से चीज परचेज करते हैं तो एक नाम क्या बन जाएगा, क्रेडिटर, क्रेडिटर्स नाम आ गया एक नया। सोल्ड गुड्स करा आपने सोहन, जब सोल्ड गुड्स करेंगे तो एक नाम आ गया स्टॉक, और दूसरा नाम किससे आ गया, जब भी आप उधार में चीज सेल करते हैं तो डेप्टर्स, डेप्टर्स का एक नाम आ जाएगा। पेड कैश करा क्रेडिटर्स को, आप पैसा क्रेडिटर्स को पे करें तो कैश से आएगा। नेक्स्ट आपने पेड रेंट करा किसी में, एडवांस में, और एक हमारा नाम क्या आ जाएगा, एडवांस। इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो मेरे हेड बनेंगे वो कितने हेड बन रहे हैं, अगर आप ध्यान लगाएं तो नंबर 1 कैश, नंबर 2 स्टॉक, नंबर 3 डेप्टर्स एसेट्स में, नंबर 4 एडवांस पे करा है, ठीक है जी, क्रेडिटर्स, नंबर 5 क्रेडिटर्स, नंबर 5 एडवांस। डी रह गया इसमें से, ये मिल गया है डी एडवांस। इसका मतलब है मेरे 5 हेड बने हैं। फॉर्मेट एज इट इज है, फॉर्मेट बनाने के बाद हेड आपको ध्यान रखने कौन कौन से हेड आपके बनेंगे। जैसे जैसे हेड बनते रहेंगे ऐसे ऐसे प्लस माइनस होते रहेंगे। तो एक बार फिर देखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। दोबारा से फिर देखिए साहब वीडियो में, कहते हैं स्टार्ट बिजनेस विद कैश 90,000 कैश। तो मैंने 90,000 रुपये तो किसके अंदर लिख दिए, कैश के। अब क्योंकि मैंने गुड्स भी ले लिया है तो मेरे स्टॉक के अंदर कितने पैसे आ गए, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये आपने स्टॉक में रख लिए। इस तरह से आपकी जो कैपिटल हो गई वो हो गई 1,10,000। आपकी नेक्स्ट चीज आती है, वो कहते हैं परचेज करा हमने क्या चीज, गुड्स मोहन से। मैं भी मैंने बताया कि अगर किसी आदमी का नाम दे रखा हो तो कोई चीज उधार की, जब तक वो कैश ना हो, अगर वो कुछ नहीं बोलता तो हम उसे कैश मानते हैं। अगर किसी का नाम दे देता है तो आप क्या मानते हैं, उधार। इसका मतलब आपने क्रेडिट में मान लिया होगा। जब क्रेडिट में लिया होगा तो कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 30,000 रुपये का आपके पास स्टॉक आ गया, और 30,000 रुपये आपने किसमें प्लस कर लिए, स्टॉक पे। अब क्योंकि आपने उधार में मान लिया है तो इसीलिए आपकी जो है 30,000 से क्या बन जाती है, क्रेडिटर्स, और आपकी कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं बन पाता। अब आपकी न्यू अकाउंट की क्वेश्चंस क्या आती है साहब, देखते हैं हमारे न्यू अकाउंट की क्वेश्चंस क्या है। तो न्यू अकाउंट के क्वेश्चंस का टोटल लगाते हैं। न्यू अकाउंट के क्वेश्चंस, यानी कि आज की डेट में इन सभी डीलिंग करने के बाद आपके पास क्या क्या बचा है। 90,000 आपके हाथ में कैश है, प्लस 20,000 का पुराना माल था, और 30,000 का आपने नया माल और ले लिया। अब आपके पास कितने का माल हो गया, 50,000।
क्रेडिटर्स जिनसे आपने उधार माल लिया था 30,000 रुपये उनके हैं, और आपका जो अपना पैसा लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है 1,10,000। आप इक्वेशन चेक कर सकते हैं। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स 90 प्लस 50 1,40,000, लायबिलिटी 30,000, कैपिटल 1,10,000, टोटल 1,40,000। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। वो दिखाते हैं तराजू सा बना हुआ, वो तराजू का मीनिंग ये होता है कि एसेट्स इधर, लायबिलिटी इधर, ये इधर और वो उधर, सबको आप समझ लीजिए। मतलब आपका जो भी माल है, आपकी फर्म में जितनी भी सामान रखा है, उन सबका टोटल आपके पैसे प्लस उधार वालों के पैसे, उन दोनों को मिलाकर बराबर होना चाहिए। नहीं होता तो वहीं हिसाब गड़बड़ हो जाता है। नेक्स्ट डीलिंग पर आते हैं इसके साथ ही। नेक्स्ट डीलिंग को समझिए। देखिए साहब, नेक्स्ट डीलिंग में क्या होता है? नेक्स्ट डीलिंग में बोलता है सोल्ड गुड्स कर दिया सोहन को, आपने उधार माल बेचा है। इसका मतलब सोहन का नाम आने का ही मतलब क्या हो गया? उधार। मैंने फर्स्ट पेज पे लिखा अपना हेड। अगर कोई भी माल आप सेल करते हैं क्रेडिट, यानी कि किसी का नाम आए या उधार हो जाता है, तो डेब्टर्स बनते हैं। अब क्योंकि आपने माल बेचा तो आपके पास से स्टॉक जाएगा 6,000 का स्टॉक चला गया माल बेचा। अब क्योंकि आपने उधार बेचा तो एसेट्स में नाम आ गया डेब्टर्स का। अब उधार की वजह से मैंने इनके पैसे लिख के रख लिए कि भैया जब आएगा बाद में पैसे ले लेंगे। इस तरह से मेरे इस कैश पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मेरी जो क्रेडिटर्स थे उन पर कोई इफेक्ट नहीं है, मेरी कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं है। और मैं दोबारा से अपना नया क्या निकालता हूँ इक्वेशंस। अब मेरी न्यू अकाउंट इक्वेशंस क्या निकल कर आती है साहब? न्यू अकाउंटिंग इक्वेशंस। 90,000 का मेरे पास है आज के टाइम में कैश है। इस डीलिंग को करने के बाद 50,000 में से 6,000 का गुड्स चला गया है और मेरा गुड्स रह गया 44,000। डेब्टर्स जिन्हें उधार माल दिया था उन आदमी को 6,000 रुपये आने बाकी हैं। वो इस तरह से 30,000 रुपये मुझे किसी आदमी को पे करने हैं और मेरा जो अपना पैसा है वो भी 1,10,000 एडमिट। नेक्स्ट डीलिंग करते हैं साहब। कहता कैश पेड, आपने कैश पेड करा, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कौन था? मोहन। आप कभी कभी क्वेश्चन में कह देता वो कैश पेड टू मोहन, तो आपको नाम ढूंढना पड़ेगा ऊपर मोहन किसका नाम है। आपने ढूंढा नाम मोहन, और मोहन तो ये है जिससे माल खरीदा था। अब जिससे माल परचेज करा था वो हमारे क्या बने थे? क्रेडिटर्स। तो आपको ध्यान रखना कभी कभी वो कह देता कैश पेड टू क्रेडिटर्स। आपने क्रेडिटर्स को पैसे पे कर दिए इन फुल्ली मीन्स उसके सारे पैसों के बदले में। अब मैंने देखा मोहन के कितने पैसे थे? 30,000। इसका मतलब ये हुआ कि 30,000 रुपए के बदले में आपने कितना पैसा पे करा? 29,400। आपने उसके 30,000 की जगह पर 29,400 रुपये पे कर दिए। तो जितना पैसा आप पे करोगे उतना तो कैश में रखोगे। तो मैंने कैश के अंदर अमाउंट लिखनी स्टार्ट करी कि भैया मेरे पास से कैश चला गया 29,400 माइनस। अब क्योंकि वो बोलता है कि क्रेडिटर्स के पूरे पैसे खत्म। कभी कभी क्या होता है जब हम किसी से कोई माल खरीदते हैं, हम माल खरीद के ले आते हैं। मैंने कभी 30,000 का माल था, दे दो, अपने घर ले आए, पैसे देंगे 10-15 दिन बाद पहुंचे, अभी कितने का तुम्हारा हिसाब बैठा? उसमें 30,000 का था, पैसे गिरे 29,400 दिए, तुम्हारा हमारा हिसाब साफ, जाओ बैठ जाओ। फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मीन्स अब बनाते हैं मैं कुछ भी, बस भैया यही था, खत्म हुआ। यानी आपने उसे 29,400 दिए उस आदमी ने और आपका हिसाब क्या कर दिया? क्लियर हो गया। तो आपके पास से क्रेडिटर्स के पूरे पैसे खत्म, फुल सेटलमेंट, सारा खत्म। आपने माल खरीदा था उससे, अब आप जब उसकी दुकान पर गए आपने कहा ये लो 29,400, अब ना दूं कुछ भी, हमारा और आपका हिसाब साफ, फुल सेटलमेंट। इस चक्कर में आपको प्रॉफिट हो गया। आपने दिए 29,400, देने थे 30,000 और 600 रुपये आपकी कैपिटल बढ़ गई और आपको क्या हो गया? 600 रुपये का इजाफा, 600 रुपये आपके ज्यादा। इस डीलिंग में आपके स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आपके डेब्टर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। देखते हैं साहब हमारी न्यू अकाउंट इक्वेशन क्या बनती है। यानी अब मेरा टोटल जो है क्या हो जाता है? अब क्योंकि प्रॉफिट वॉफिट कुछ था नहीं तो मेरा नया हिसाब न्यू अकाउंट इक्वेशन क्या आती है? कैश 90,000 से 29,400 माइनस कर देगा तो जीरो, इधर 6 आ गया, 9 से 9 गया 0, 8 से 2 गया 7। ठीक है जी? नहीं, 8 से 2 गया 7। ठीक है जी? 7 चेक कर लीजिए कोई गलती तो नहीं हुई साहब। 30 और 10 40 50 और टोटल। ठीक है, एक बार टोटल चेक कर लें, फिर भी कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए तो देख लेते हैं। टोटल हमारा माइनस हुआ 90,000, 90,000 से माइनस कर दिया हमने 29,400 और आ गया मेरा कितने का? 60,000 का। देखा, मुझे डाउट हो रहा था पूरा।
कहते हैं ना कभी कभी तीसरी इंद्री काम करने लगती है, तो वो जब आप काम करने लगेंगे तो आपकी तीसरी इंद्री अपना आप काम करने लग जाएगी। जैसे मेरी करने लगी, मैंने कहा भी डाउट तो नहीं है, तो टोटल आया 60,600 रुपये का, 60, 70, 80, 90 यानी कि 90,000 रुपये। इसीलिए आप भी ध्यान रखें, कभी भी क्वेश्चन कर रहे हो तो विश्वास ना करें। जैसे मैंने अभी विश्वास नहीं करा, मैंने टोटल हाथ से कर दिया, लेकिन फिर भी कैलकुलेटर निकाला और कैलकुलेटर से टोटल टैली करा। बहुत ही आराम इत्मीनान से करें। मेरी गलती यही रह जाएगी, लेकिन आपकी गलती पेपर में जानी है, तो आप बहुत आराम इत्मीनान से कैलकुलेटर ले लें। लेकिन प्रैक्टिस जब अकेले बैठ के करें तो किस तरह करें, हाथ से बार बार काटें, बार बार काटें, कैलकुलेटर का यूज ना करें। हम कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें ताकि आपको बताते में कोई गलती ना लग जाए, जल्दी काम हो जाए। आगे बढ़ते हैं साहब। अब मेरे पास जो है स्टॉक कितने का रह गया, 44,000, डेटर्स 6,000 एज इट इज, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन मेरे क्रेडिटर्स जो है वो खत्म हो गए, मैंने पूरा हिसाब क्लियर कर दिया। मेरी कैपिटल बढ़ गई, मुझे बड़ी खुश हुई यार, 600 रुपये उसके मार लिए, 600 मार के मेरी कैपिटल बढ़ गई, प्रॉफिट नहीं होता। अब मेरा प्रॉफिट हो गया 1,10,600 रुपये का। आप ऐसा करते हैं जब आप बिजनेस करते हैं, अगर कोई पैसा देना होता तो आप थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करते हैं, तो आप एज इट इज कर लेते हैं बार्गेनिंग। देखते हैं साहब नेक्स्ट हमारी रीडिंग क्या करती है। नेक्स्ट रीडिंग में क्या करते हैं, वो कहते हैं रेंट पेड इन एडवांस। आपने रेंट एडवांस में दे दिया, पहले से ही पे कर दिया। जब आपने पहले से पे कर दिया तो आपके पास से कैश चला जाएगा, 3,000 का आपका कैश चला गया। अब क्योंकि आपने कैश दे दिया तो इसका इफेक्ट आपके स्टॉक पर तो नहीं पड़ेगा, ना ही डेब्टर्स पर पड़ा। अब क्योंकि आपने एडवांस दिया है तो आपका पैसा है, अगर आपका काम नहीं होता तो आप उनसे पैसे वापसी ले सकते हैं। जो पैसे हमारे अपने होते हैं वो हमारी एसेट्स कहलाती हैं। इसलिए एडवांस अगर हम पेड करते हैं, एडवांस अगर हम क्या करते हैं पेड, तो वो हमारी एसेट्स होती हैं, हम एसेट्स में एडवांस का कॉलम खोलते हैं। लेकिन एडवांस अगर हम रिसीव करते हैं तो वो हमारी लाइबिलिटीज होती हैं और हम उसे लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। तो यहाँ मैंने पे करा है, तो मैंने अपना किसमें 3,000 रुपये किसमें ले लिए, एडवांस। मेरे क्रेडिटर्स क्योंकि खत्म हो चुके हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मेरी कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब मैं देखता हूँ साहब मेरे क्वेश्चन के बाद मेरी इक्वेशन जो है वो क्या निकल कर आती है, यानी लास्ट इक्वेशन जो आपने हुई वो क्या होगा आंसर। न्यू अकाउंट इक्वेशन 60,300 रुपये, 60,600 रुपये थे, 3,000 चले गए और आपका जो है कितना रह गया वो 57,600 कैश। स्टॉक आपका 44,000, डेब्टर्स 6,000, प्लस के नीचे प्लस लाना है। इस बात का ध्यान है कि प्लस के नीचे प्लस चलता रहे, डीलिंग एक के नीचे ही आते रहे। एडवांस के नीचे 3,000 रुपीज। जैसे कि आप देखोगे कि मेरा इक्वल टू यहाँ से यहाँ आ गया, क्योंकि एक्चुअली जो व्हाइट बोर्ड होता है उसकी तो प्रैक्टिस होती है। अब ये टच वाली चीजें होती है तो इधर उधर हो जाती हैं, तो लेकिन आप ना हो, आप आराम से इत्मीनान से करें। एक लाइन के नीचे एक लाइन, इक्वल टू के नीचे आपके इक्वल टू चले, ये आपका 0 हो गया। आपकी जो कैपिटल थी वो कितने की है, 1,10,600। अब आप इन सभी का टोटल टैली करें। अगर इन सभी का टोटल आपका एसेट्स का लायबिलिटी के इक्वल टू, क्योंकि लायबिलिटी तो यहाँ है नहीं अब, तो आपका टोटल 1,10,600 के बराबर आएगा, तो आपका क्वेश्चन सही है, तो ठीक नहीं है। अभी हमारे 3 क्वेश्चन हुए हैं। आप पहला क्वेश्चन आराम से दोबारा देखें, थोड़ी बातें आएंगी। जब आप सेकंड देखेंगे तो कुछ बातें ज्वाइंट हो जाएंगी। अब आप थर्ड बातें देखेंगे तो थोड़ा सा और फ्लैक्चुएट हो जाएगा और चीज़ें बढ़ जाएगा। अभी क्वेश्चन बाकी है, इसके अंदर बैलेंस शीट भी आनी है, लेकिन बैलेंस शीट मैं अभी नहीं बता रहा। 3 क्वेश्चन है, काफ़ी हो गए हैं, आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड लेक्चर में मिलते हैं अपने और क्वेश्चनों के साथ, तो अभी हम बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये फिक्र रहिए, बैलेंस शीट बहुत ईजी है। तो मेरे पास अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैं भी क्वेश्चनों को लेकर बैठा हूँ। आप क्वेश्चन को जो है 3 की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको मेरे क्वेश्चन पसंद आए तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी मोहब्बतों के लिए हूँ मैं, आपको अच्छा लगेगा तो आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरी नई वीडियो जैसे भी आए और आपको पता नहीं चल पाए तो आपको मिल जाए। इसी के साथ अलविदा रहता हूँ। एक बार फिर आप मेरा टाइम टेबल देख लीजिए, कभी आप भूल ना जाए। मैं आपको अवेलेबल रहूँगा आपकी किसमें, क्लासेस में, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे के, यानी आपको 11th क्लास में मैं मिलूंगा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में। आपका कोई दोस्त है, कोई भाई है, कोई रिश्तेदार है तो आप बता सकते हैं। मैं उनके लिए 12th क्लास में अवेलेबल हूँ ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में, और आपके लिए भी और आपके दोस्तों के लिए भी। सैटरडे वाले दिन एंजॉय करेंगे, आपकी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। आप जो भी बातें हमसे पूछना चाहें या डिस्कस करना चाहें आराम से कर सकते हैं। बड़े इत्मीनान से मैं आपके साथ संडे की डाउट क्लास करूंगा, और डाउट क्लास में आप मुझसे प्रीवियस के क्वेश्चंस या और सारी की सारी बातें जितने भी हो सारे की सारे मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ।
बेस्ट ऑफ लक, मजे लेते रहिए, खाते पीते रहिए, एंजॉय कीजिए, गुड लक।